नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत करता हूँ द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हाजिर हूँ मैं एमए सेकंड सेमेस्टर के एक नए विषय के साथ आपको और खुद को अच्छी तरह से समझाने के लिए। दोस्तों, हम बात करेंगे इतिहास लेखन। इस किताब के ज़रिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इस किताब के लेखक है डॉक्टर एस.एल. बरे। आप अपने नज़दीकी बुक डिपो से इसे खरीद सकते हैं या फिर आपके सिलेबस से ये टॉपिक मिल रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एमए द्वितीय सेमेस्टर इतिहास लेखन और इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण में विभिन्न उपागमों में हम बात करेंगे उत्तरवर्ती आधुनिकवादी दृष्टिकोण के बारे में। उत्तरवर्ती आधुनिकवादी दृष्टिकोण आखिर होता क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनके क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके लिए 2 नंबर से लेकर 5 नंबर से या फिर कंपेयर करने के लिए अंतर वाले प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उत्तरवर्ती आधुनिकवादी दृष्टिकोण। उत्तरवर्ती आधुनिकवादी इतिहास का स्वरूप पूरी तरह से वैज्ञानिक व आलोचनात्मक कहा जा सकता है। वर्तमान में इतिहास को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष व पक्षपात रहित स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान में उपदेशों और दार्शनिक विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी कि उत्तरवर्ती विचारधारा आप कह सकते हैं, जो इस समय हम अपने एजुकेशन में, जो हम अपनी शिक्षा पद्धति में जिस प्रकार की विचारधारा को वर्तमान समय में देख रहे हैं, वही उत्तरवर्ती आधुनिकवादी विचारधारा है, वही आधुनिकवादी दृष्टिकोण है। इस आधुनिकवादी दृष्टिकोण में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटा नहीं जाता, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों को मिलाकर एकजुट करने के विचारों को दर्शाया जाता है। अलग अलग धर्मों के दार्शनिकों को लिया जाता है, विभिन्न ग्रंथों के उपदेशों को लिया जाता है, ताकि एक नए बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। यही उत्तरवर्ती आधुनिकवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह का उत्तरवर्ती इतिहास लेखन किस तरह से लिखा जाता है। तो इसके लिए मुख्य रूप से 2 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। परिवर्तन को ध्यान में रखकर लेखन। परिवर्तन को ध्यान में रखकर लेखन से आशय क्या हो सकता है? जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो आपको यह समझना होता है कि जब आप अतीत को वर्तमान के हिसाब से ढाल रहे हैं तो आपको कई सारी चीज़ों में बदलाव लाना पड़ता है। जैसे कि आप आज से 50 साल पहले की जीवन व्यवस्था को देखिए और आज की हमारी लाइफ स्टाइल को देखिए। पहले हम बहुत अलग जीते थे और आज हम बहुत अलग जीते हैं। अब एक कंपनी आती है और वह प्रोडक्ट बनाती है, तो वह पिछले 50 सालों का अध्ययन करके आज के लिए प्रोडक्ट बना रही है, तो उसे उस समय में बहुत सारे बदलावों को लाना होगा। अगर वह आज से 50 साल पहले की प्रोडक्ट बना रही है तो आज के समय में उनकी कोई कीमत नहीं रहेगी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई सारी कंपनियां केवल इसीलिए डूब जाती हैं क्योंकि वे अपने आप को इसी तरह से आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, अपने आप को बदल नहीं पाती हैं। इसीलिए इतिहास में परिवर्तन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा परिवर्तन जो सकारात्मक हो और भविष्य के लिए ज़रूरी हो। इसके बाद में दूसरा बिंदु आता है इतिहास का स्वरूप विषय परक की जगह वस्तु परक होना चाहिए। अब हम इसे और समझेंगे आगे पढ़ने के दौरान। पहले बिंदु को हम पढ़ते हैं। विश्व में होने वाले परिवर्तन को दृष्टि में रखकर इतिहासकारों एवं विद्वानों ने पर्यावरण के परिवेश में चिंतन की ओर भी ध्यान दिया है और इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। अब इसे आप समझिए। जो इतिहासकार हैं उन्होंने विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको ध्यान में रखकर इतिहास का लेखन किया है। साथ ही जो पर्यावरण है, क्लाइमेट चेंज है, इसको ध्यान में रखकर भी इतिहास का लेखन किया है। कई सालों पहले क्या होता था कि हमें हमारे समाज के बारे में सोचना है, इससे थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे शहर के बारे में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्या हो सकता है, देश के बारे में। लेकिन आज के समय में जो इतिहास लिखा जाता है उसमें विश्व बंधुत्व की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की
बात होती है। यहाँ पर जो इतिहास लिखा जाता है उसमें विश्व की चीज़ों को भी आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आज जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको विश्व की अलग अलग घटनाओं को भी पढ़ना पड़ता है। तो यही वर्तमान इतिहास है जहाँ पर आपको सभी चीज़ों को पढ़ना होगा, आपको पर्यावरण को भी पढ़ना होगा। आपके मन में एक चिंतन की भावना प्रारंभ करना ही इस शिक्षा पद्धति का, इस विचारधारा का उद्देश्य है। इसके बाद हम दूसरा बिंदु देखते हैं, इतिहास का स्वरूप, विषय परक की जगह वस्तु परक। अब इतिहास लेखन में धर्म की प्रधानता समाप्त हो चुकी है और विद्वानों ने मानव की स्वतंत्रता, उसकी प्रगति और सुखों के संदर्भ में लिखना प्रारंभ किया है। इसीलिए इतिहास का स्वरूप अब विषय परक न होकर वस्तु परक हो चुका है। दोस्तों, पहले हम केवल धार्मिक ग्रंथों का ज़्यादा लेखन करते थे, हम उन्हीं पर ज़्यादा रुचि दिखाते थे, इसीलिए धार्मिक ग्रंथों की भरमार थी। लेकिन वैचारिक ग्रंथों की, वैज्ञानिक ग्रंथों का अकाल था। लेकिन आज के समय में धार्मिक ग्रंथों को बहुत कम लिखा जा रहा है, उसके स्थान पर वैचारिक ग्रंथों को लिखा जा रहा है, उसके स्थान पर वैज्ञानिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ, इनकी भरमार पड़ रही है ताकि हम एक चिंतनशील मनुष्य बन सके। तो दोस्तों, आखिर में अतः करके हम क्या निष्कर्ष समझ सकते हैं, तो अतः कई नवीन सिद्धांतों का उद्गम भी इतिहास में देखने को मिलता है। वर्तमान समाज का स्वरूप भी राष्ट्रवाद की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और विश्व मातृत्व, विश्व भ्रातृत्व की भावना को भी विशेष महत्व दिया जाने लगा है, माफ़ कीजिए, जिसके कारण आधुनिक लेखकों H.G. वेल्स, रैंके, स्पेंगलर और टॉयनबी ने इतिहास को पूर्ण रूपेण आधुनिक रूप प्रदान किया है। सच तो यह है कि प्रगति के प्रवाह निरंतर बना रहने के कारण इतिहास का स्वरूप भले ही बदलता रहा हो, परंतु उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी आधुनिक लेखकों ने भारतीय इतिहास लेखन को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भावी इतिहासकारों के लिए इन विद्वानों की कृतियाँ इतिहास लेखन के बहुमूल्य साक्ष्य एवं आधार सिद्ध होंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी होंगी, उसके बाद आप इस विचारधारा को समझ जाएंगे। पहला, इतिहास कहते किसे हैं और इतिहास का उद्देश्य क्या है। इतिहास कहते हैं जो हमारी अतीत की लिखित घटनाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उन्हें, उनका लिखित स्वरूप इतिहास कहलाता है। और इसका उद्देश्य यह होता है कि हम अपने अतीत से सीखकर अपने वर्तमान को सुधारें ताकि हम वर्तमान में गलतियां ना दोहरा सकें जो हमने अतीत में दोहराई हैं। अब हम यहाँ पर उत्तरवर्ती आधुनिकवादी दृष्टिकोण को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आधुनिकवाद से ही आपको समझ में आ जाता है कि जो हमारा पिछला इतिहास है उसको वर्तमान के स्वरूप में ढालना ही आधुनिकवादी दृष्टिकोण है। इसी तरह से आप केवल पॉइंटों के शब्दों को समझकर चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम और 7 अलग अलग उपागम या फिर अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोणों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम यह भी आपको आने वाले वीडियोस में समझाएंगे कि इतिहास में दृष्टिकोण क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से आसानी से आप समझ सकते हैं। बस हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, जिनमें आप हमें बताएंगे कि आपको और क्या ज़रूरत है, ताकि हम खुद भी पढ़ सके और आपके लिए कुछ कर सके हमारे अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहते हुए। दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। एन रैंड कहते हैं, अवसर के पायदान पर कदम रखकर ही सफलता की सीढ़ी सबसे अच्छे से चढ़ी जा सकती है। अवसर ढूंढना पड़ता है, अवसर मिलते नहीं हैं। जब अवसर हाथ में आ जाए तो उन्हें लपक लीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।